हेलो एवरीवन, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हेनरी फेल्स के प्रिंसिपल चल रहे थे जिसके अंदर हम 10 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। अब लास्ट आज 4 प्रिंसिपल्स और हैं। आपको ये लग रहा होगा प्रिंसिपल्स कितने प्रिंसिपल्स से पढ़ के अब तो हो चुके हैं। तो बेटा ये लास्ट अब 4 प्रिंसिपल्स हैं, देन फिनिश हो जाएंगे। ओके, नाउ हमारा 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब आप समझते हैं समानता, ठीक है। तो यहाँ इक्विटी किसको रेफर करेगी? इक्विटी रेफर टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। इट मीन्स आपको अपने एम्प्लॉय के साथ काइंडनेस रखनी है, फेयर जस्टिस रखना है। जस्ट उसके साथ जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे वो इक्विटी के बेस पर करेंगे। ओके, और यहाँ पर इक्विटी का बेस मेन मीनिंग ये है कि जो कुछ बातें होती हैं, इट मीन्स मोस्ट जो बातें होती हैं वो चाहे लो लेवल का एम्प्लॉय हो चाहे टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो, अलग अलग लेयर्स की जो भी एम्प्लॉय, उन सब के लिए इक्विटी का जो रूल है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबके लिए कुछ डिफरेंस हो। इट मीन्स सबके लिए कुछ इक्विटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड जस्टिस। फेल्स सर का ये मानना था कि एम्प्लॉय अपने मैक्सिमम एफर्ट्स तभी डालेगा जब आप उसके साथ काइंडनेस और जस्टिस ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना, उसके साथ वैसा ही ट्रीटेड करेंगे। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप उनके साथ बिना पार्शलिटी के काम करते हैं और करवाते हैं तो वो एम्प्लॉय आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट बन जाता है और वो बहुत सारे काम विदाउट सैलरी भी करने लग जाता है। जस्ट लाइक 9 से 5 का टाइम है, बट कोई वजह से आज 1 घंटा रुकने की ज़रूरत है तो आपको उसको उसकी गरज करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ ही कहेगा नहीं सर, मैं 1 घंटा रुक कर आपके साथ में ये काम कर लूँगा। बट अगर आप बिना काइंडनेस के साथ आप उसके साथ ट्रीट करते हैं, उसके साथ जस्टिस बिहेवियर नहीं करेंगे तो वो अपने काम से भागने की कोशिश करेगा और वो आपके साथ जितना कम एफर्ट होंगे उतने ही कम एफर्ट लगाएगा, ज़्यादा आपके साथ एफर्ट लगाने की वो कोशिश भी नहीं करेगा। If manager is based in dealing with employee, then employee will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity। वही बात हो गई है, अगर आप उसके साथ पक्षपात करते हैं तो वो अनसेटिस्फाइड रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इक्विटी डज नॉट मीन सैलरी टू अ पियोन and supervisor, but equity mean application of same disciplinary rule, leave rule in the same way irrespective of their grade, position and gender। यहाँ पर इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि पियोन हुए या सुपरवाइज़र हुए उनकी सैलरी इक्वल हो, है ना। सैलरी एक अलग मैटर है। यहाँ पर सैलरी को एज ए हम इक्विटी के बेस पर नहीं मानेंगे। इट मीन्स यहाँ इक्विटी का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं वो चाहे पियोन हो चाहे सुपीरियर हो, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप पियोन को मंथ में 1 दिन की लीव फ्री कर देते हैं तो सुपरवाइज़र के लिए भी वही रूल होना चाहिए। अगर पियोन लेट ऑफिस में आता है तो जो पेनल्टी एक पियोन के लिए है वही पेनल्टी सुपरवाइज़र के लिए भी होनी चाहिए। इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। अब अगर आपने इन बातों को फॉलो किया, मेन इसके अंदर 3 बात थी। पहली बात तो इक्विटी का मीनिंग हम बता रहे हैं, दूसरा हमें एम्प्लॉय के साथ काइंडनेस और जस्टिस रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। 3 बात तो ये हो गई। फिर इक्विटी का मीन हम ये भी बता रहे हैं कि उसका मीनिंग सैलरी से नहीं है, उसका मीन डिसिप्लिनरी रूल, लीव रूल्स, जो भी नॉर्मल रूल रेगुलेशंस है उनसे लिया जा रहा है। तो हमें ये 4 बातें बतानी थी। ओके, अब इसके अगर हमने इन चारों ही बातों को फॉलो करते हैं तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे? सिंपल सी बातें जो हमने ऊपर मैटर में लिखा था। एम्प्लॉय अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो गया हमारा, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड। दूसरा हमने ये कहा था कि उसमें मैक्सिमम एफर्ट
वो देने की कोशिश करेगा। तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट में हमें क्या लिखना है, मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, अगर हमने उसके साथ काइंडनेस रखी है तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे और वे अपने बूस्ट अप द मोरल, उनका मोरल हमेशा बूस्ट होता रहेगा और हमारे साथ पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेंगी। ओके ना, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल करते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पर इंक्रीज इन टर्नओवर, यहाँ पर जो ये टर्नओवर बात करी है वो किसके लिए करी है, हमने एम्प्लॉय के लिए करी है। किसका टर्नओवर बढ़ेगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ेगा। तो यहाँ एम्प्लॉय के सैलरी के टर्नओवर की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय कंटिन्यूशन में आते जाते रहेंगे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, साथ ही अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक अनहेल्दी रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी हम कर रहे हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय की। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इट रेफर टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। इट मीन्स एम्प्लॉय का आप बार बार उनको आउट ना कर दें, इट मीन्स उनको निकाल ना दें या बार बार उनका ट्रांसफ़र ना कर दें। ओके, इससे क्या होगा, वो एक अनसेटिस्फाइड में रहेगा और सबसे बड़ी बात उसको क्या फीलिंग रहेगी, जॉब की अनसिक्योरिटी रहेगी। इट मीन्स माना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये प्रोडक्शन, ये सेलिंग, ये मार्केटिंग, ये रिसर्च डिपार्टमेंट है। अब कोई बंदा अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया है, अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको काम करते हुए कितने दिन हुए, 7 दिन। ओके, आपने क्या करा, इस बंदे को यहाँ से इसका ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया। ओके, यहाँ इसने मुश्किल से 5 दिन काम किया, फिर इस बंदे को आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ 10 दिन काम करा, फिर ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ इसने 10 दिन काम करा, फिर इसका ट्रांसफ़र किसी डिपार्टमेंट में कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या ये अपने काम का सही प्रेजेंटेशन दे पाया, नहीं, क्योंकि आने पर उसको तो 3-4 दिन काम समझने में ही लग गए। पहली दिक्कत तो ये हुई। दूसरा, जब वो काम को समझने की कोशिश करता तो उसको प्रेजेंटेशन देने का समय ही नहीं मिल पाया। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत आई हमारे साथ में, ऐसी स्थिति में ये दिक्कत रही कि एम्प्लॉय में भी एक अनसेटिस्फैक्शन का फीलिंग आई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में भी एक अनसेटिस्फैक्शन मिला। क्यों, क्योंकि उसने जो भी काम प्रेजेंट किए वो सही नहीं किए। क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन सही कब होता है, बार बार हम एक ही काम को करते हैं तब हमारी उसमें इफ़िशियंसी आती है। बार बार अगर आपका ट्रांसफ़र होगा तो इसमें इफ़िशियंसी आएंगी क्या, नहीं आएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा। साथ में एक और चीज़ है कि आप इस तरीके से साथ किसी एम्प्लॉय के साथ करते हैं तो एम्प्लॉय के मन में एक अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहती है, उसे हर पल ये लगा रहता है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय बिकॉज with the feeling of insecurity for the job the employee cannot contribute their maximum। यहाँ पर फैल सर का कहना ये था कि उसमें एक फीलिंग लानी चाहिए कि आप यहाँ पर ऐसे परमानेंट है, उसमें अनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें अनसिक्योरिटी की फीलिंग आई तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। Frequent turnover of employee is bad for the organization and such decision must be taken when they are almost unavoidable। फैल सर का ये कहना था कि अगर फ्रिक्वेंटली
कंटिन्यूशन अगर हम एम्प्लॉय का टर्नओवर कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई नया बंदा आएगा, वो काम को समझेगा, फिर करेगा, इसलिए तो वर्क क्या हो जाता है, डिले हो जाता है और उनको बैक की पोजीशन का पता भी नहीं चलता। दूसरा, ऐसे डिसीजंस को जहाँ तक हो हमें अवॉइड करना चाहिए, कम से कम टर्नओवर होने चाहिए। नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन शुड ऑल्सो भी अवॉइड। वो ये कहते थे कि टर्नओवर ही नहीं, साथ साथ में हमें ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी नहीं करने चाहिए। हमें किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र तभी करना चाहिए या रोटेशन भी तभी करना चाहिए जब उसकी उस फील्ड में इफ़िशियंसी हो गई हो, उसमें कैपेबिलिटीज़ आ गई हो कि हाँ अब इस फील्ड को ये अच्छे से कर सकता है, तभी आप ट्रांसफ़र करें। इट मीन्स एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, उससे पहले आप उसका ट्रांसफ़र ना करें। अब आपने इस बात को फॉलो किया, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो क्या होगा, एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर बैठे बैठे उस चीज़ को सीख गया है, तो रिसोर्सेज का नुकसान भी कम होगा और टाइम की सेविंग भी होगी। बट जस्ट इसका वायलेशन अगर हम करते हैं तो सब क्या चीज़ होगी, वेस्टेज होगा टाइम एंड रिसोर्सेज का। दूसरा, और क्या लिख सकते हैं, उनकी इफिशियंसी इम्प्रूव नहीं होगी एम्प्लॉय की। और क्या लिख सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, बहुत सारे वायलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जस्ट मैंने 2 बनाए हैं, आप चाहें तो और भी इस मैटर को बढ़ा सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये क्या चीज़ है? इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पहल करने देना, ठीक है ना। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी देनी चाहिए कि जब भी हम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उनको भी मोटिवेट करें कि आप अपनी राय दें। ओके, ऐसा करने से उनमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार उनको एक तरीका बताएं, आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। उससे क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। अगर मैं आपको एक कहूँ कि नहीं आप इसी तरीके से याद करोगे, लिख के याद करोगे, 10 बार लिख कर याद करना है, तो फिर आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ छोड़ दो, हम हमारे हिसाब से काम करके देंगे, हम बेटर करके देंगे, बट आप हमको हमारे हिसाब से काम करने दो। तो एम्प्लॉय को इनिशिएटिव होने दें, हमेशा अपने डिसीज़न, अपने तरीके उन पर ना थोपें। अगर आपने ऐसा किया तो एम्प्लॉय इनिशिएटिव नहीं रहेगा और एक वो कहते हैं ना बिना मोटिवेट के काम करना लगेगा। तो सिर्फ काम का आप दे दीजिए कि आपको ये वर्क करना है और ऐसा हमें आउटपुट चाहिए। अब उनको अपने हिसाब से करने दें, ठीक है। इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पर इनिशिएटिव का मतलब ये कि उनमें सेल्फ मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि वो जो भी काम करें वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर करें, अपने दिल से करें, हम प्रेशराइज ना करें। Fayol suggested that employee in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executive a plan। ठीक है, वो सजेस्ट करते हैं एम्प्लॉय को कि उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि वो खुद अपना काम कर सकें और अपना प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट भी कर सकें। इट गिव इंसेंस सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय। So manager must welcome to the suggestion and ideas of employee before framing the plan। तो ऐसी स्थिति के लिए मैनेजर को उनका सजेशंस के, उनका आइडियाज़ का वेलकम करना चाहिए जब भी आप कोई प्लान बना रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम ज़रूरी नहीं कि उसने जो भी प्लान बताया है या जो भी सजेशन दिया है हम उसको एप्लीकेबल करें ही करें, है ना। क्योंकि होगा क्या, उनके सोचने के स्तर में और एक मैनेजर के सोचने में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट कितनी बार ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय की सारी बातें सही हों, बट हो सकता है कि कोई 1 या 2 बात सही निकल सकती है, हमने हमारे प्लान में उसको और ऐड कर दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही होगा। ओके, द इनिशिएटिव डज नॉट मीनिंग डिसओबीडियंस। The one decision are taken by management, then every employee must follow it, whether it is according to employee suggestion or not। वैसे भी यहाँ पर इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि डिसओबीडियंस करना है।
पहली बात तो ये कि अगर मैनेजर ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो तो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना, चाहे उसमें हमने एम्प्लॉय का सजेशन माना हो चाहे न माना हो। बिफोर सेटिंग अप अ प्लान, मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडिया एम्प्लॉय टू अलाउ द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ओके, ये तो एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। फिर बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्रिएट होंगी, वो हमसे अटैच होंगी। एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेट अप विद द कंसल्टेशन, अगर हमने जो भी प्लान उनकी सजेशन से बनाया है उनको ध्यान में रखा तो वो उस प्लान को टाइम पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो भी प्लान बनाया है उनमें हमने सजेशन रखे हैं और हमारे सजेशंस को इसके अंदर माना गया है, तो वहाँ वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और उसको टाइम से पहले ही पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। बट अगर हमने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज़ काम को समय पर नहीं करेंगे और दूसरा वो क्या रहेंगे, डीमोटिवेट भी होंगे। आई होप ये काफ़ी इजी है, पीछे के 3-4, और आप सेल्फ वर्क भी कर सकते हैं, सेल्फ लिख सकते हैं। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड टू क्रॉप्स। यहाँ पर ये जो है आपका 2 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। इसका मीनिंग क्या है, इस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है? ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें आई बनकर काम नहीं करना है, हमें वी बनकर काम करना है। क्या बनकर काम करना है? वी। इट मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम करेंगे, हम वी को करके रहेंगे। मतलब कि हम, ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करवा सकता हूँ। यहाँ ये चीज़ का वो नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था मैनेजर को हम शब्द, मतलब हमको लेकर चलना है, हम ये करेंगे, हम ये कर सकते हैं, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ ले जा सकते हैं, हम लोग मिलकर ये काम भी कर सकेंगे। इस फीलिंग के साथ काम करना है। आई में ईगो हर्ट होता है। वर्कर क्या सोचते हैं, साला काम तो हम करते हैं, ये कहता है कि मैंने कराया मैंने कराया मैंने कराया, जबकि करा तो हमने है ना। अब अगर यहाँ मैनेजर ये बोले कि नहीं, ये हम सबकी ही मेहनत है जो आज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक पहुँची है, हम सब ने मिलकर इस पर वर्कआउट किया है तभी तो है, तो एक कौन सी भावना आ रही है, टीम स्पिरिट की भावना आ रही है। तो हेनरी फेयर सर का बहुत ज़्यादा इस पर इम्फेसिस था कि स्प्रेड द क्रॉप्स रखा जाए, मतलब कि एक टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। जो भी बात है वो वी पर है। ओके, मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। दिस विल बी ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने इस चीज़ को रखा है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और कोऑपरेशन भी रहेगा। ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं। ओके, हम इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई को, किससे? वी से। दिस विल गिव रीज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। इससे क्या होगा, एक दूसरे में ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो काम भी अच्छा होगा। इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनाल्टीज। अगर आपने वी करके काम करवाया है तो यहाँ पेनाल्टीज़ क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। पेनाल्टीज़ वाला सिस्टम कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद मोटिवेट होकर काम करें, उन्हें लगेगा हमारा ही काम है, वो समय पर पूरा करेंगे। अब ऐसा करने से पॉजिटिव इफ़ेक्ट, सबसे पहली बात तो टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होगी, दूसरा हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे। और जस्ट इसका अपोजिट, टीम स्पिरिट नहीं रहेगा, कोई टीम बनकर काम नहीं करेगा, सब अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे और हमारा जो गोल है वो भी अचीव नहीं होगा। इन दोनों का ही आप अपोजिट लिख सकते हैं। ओके, आज हमारे ये हेनरी फेयर्स के प्रिंसिपल्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और बन जाता है, ज़्यादा नहीं बनता है, इसका इतना वेटेज नहीं आता है, बट फिर भी बन जाता है कि कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है कि टेलर सर के प्रिंसिपल और फेयर सर के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है।
वो डिफरेंस हमें बताना होता है। ओके, बहुत इजी इसमें मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएंगी, फिर भी मैं एक बार उन सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली बात, कंसर्न। टेलर के जो थे, टेलर टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल आर कंसर्न विद द वर्कर इफिशिएंसी। टेलर ने सबसे ज़्यादा किस पर वर्क करा है? वर्कर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के ऊपर उन्होंने वर्क किया है। और जबकि फेयल के जो प्रिंसिपल थे, कंसर्न विथ मैनेजमेंट इफ़िशियंसी, वो मैनेजर की इफ़िशियंसी को बढ़ा रहे हैं और ये वर्कर की इफ़िशियंसी को बढ़ा रहे हैं। फिर बात करते हैं लेवल। टेलर स्टार्टेड हिज स्टडी एंड अप्रोच फ्रॉम द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपनी जितनी भी स्टडीज़ करी हैं वो लोएस्ट लेवल पर करी हैं, जबकि फेयल सर की जो स्टडीज़ थी वो हाईएस्ट लेवल की अप्रोच की थी। वो मैनेजमेंट पर ज़्यादा वर्क करते थे, जबकि ये वर्कर्स पर ज़्यादा वर्क करते थे। एम्फेसिस, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। उन्होंने हमेशा वर्क के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का कोशिश करी, सबसे ज़्यादा ही उनका जोर वहाँ पर था। जबकि इनका, फेयल सर का कहाँ जोर था? मैनेजर के फंक्शंस पर। यहाँ ये वर्कर के फंक्शंस पर जोर देते थे और ये किस पर एम्फेसिस कर रहे थे? मैनेजर के फंक्शंस पर। ओके, जस्ट आप एक दिमाग में कर सकते हैं, हमेशा से टेलर ने एम्प्लॉय पर एम्फेसिस किया है और फेयल ने मैनेजर पर एम्फेसिस किया है। आप उस नज़रिए से ऑटोमेटिक आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगी। फिर बात करते हैं फोकस। टेलर लेट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग द एनर्जी ऑफ वर्कर। इट फोकस ऑन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। टेलर सर ने हमेशा फोकस किया है कि हम वेस्टफुल मूवमेंट को हटा दिए और उनकी वर्कर की जो एनर्जी है ना उसको सेव करके। सबसे बड़ा ही, हमने जब वर्क स्टडी पढ़ी थी तो उसके अंदर इस चीज़ को बार बार हमने देखा था। उन्होंने कितने तरह की, 6 तरह की अलग अलग वर्क स्टडी करी थी। ओके, जबकि फेयल सर ने क्या फोकस किया है? उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल डेवलप करे हैं कि हम ओवरऑल मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने सभी तरफ से अपना एम्फेसिस करने की कोशिश करी थी। हर एक पार्ट को उन्होंने इंक्लूड किया था कि मैनेजर को बताया था कि आप वर्कर से कैसे काम करवा सकते हैं, वर्कर के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, वर्कर्स को कैसे ऑर्डर, मतलब कमांड देनी है, कैसे डायरेक्शन देना है, कैसे हर एक चीज़ उन्होंने अच्छे से उन्होंने प्रिंसिपल्स में गाइड करी है। फिर ये मेजर कंट्रीब्यूशन। टेलर मेन कंट्रीब्यूशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ था? साइंटिफिक पर था। उनका पूरा ओवरऑल कहाँ रहा था? साइंटिफिक प्रिंसिपल। जबकि ये किसके ऊपर थे? जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। किसके ऊपर? जनरल, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते ही होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में हो, बट ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। फिर बात करते हैं पर्सनैलिटी। टेलर बिकम अ पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम फेमस ऑफ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये किससे फेमस हुए थे? इनकी पर्सनैलिटी साइंटिफिक मैनेजमेंट। जबकि इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी कि रिसर्च थे और जनरल ऑफ मैनेजमेंट कहलाए थे। फादर की क्या कहलाए थे? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ओके, नाउ फिर है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसल्ट ऑन मिनिमम 8 बॉसेस। यहाँ पर एक में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया था वो यहाँ ये आया था कि फेयल सर का कहना था कि हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, वो ये कहते थे। जबकि यहाँ पर ये क्या करते थे? 8 बॉस को बिठाते थे। आपको याद हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग अलग हमने बनाए थे, जिसके अंदर रिपेयर वाला बॉस, गैंग बॉस, ठीक है ना, कॉस्ट शीट प्लानर, ऐसे 8 एक्सपर्ट हमने बिठाए थे। जबकि यहाँ पर ये एक ही बॉस की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन। टेलर टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जबकि ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? अब तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने के बाद में एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सिचुएशन। इन
प्रिंसिपल को हम स्पेशली कुछ खास सिचुएशन में ही एप्लीकेबल कर सकते हैं, जबकि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए हैं और एप्लीकेबल हो रहे हैं। ओके, आई होप आप ये डिफरेंसेस काफ़ी इजी हैं। अगर आपने इनके दोनों के प्रिंसिपल और टेक्निक अच्छे से याद कर ली हैं तो ये डिफरेंस आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपका डिफरेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो और भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट वैसे मैंने जितना आपको एग्ज़ाम में मैटर आता है उतना मैंने आपको बनाकर दे दिया है। फिर भी अगर आप और इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। ओके, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। साथ ही इस लेसन के ये जो जितने भी टॉपिक थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। जल्द ही मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सेंड करूँगी जिसे आपको अपने रजिस्टर्स में करना है। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।